हेलो। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर में केमिस्ट्री, जो मेटल लिगेंड्स बॉन्डिंग, ठीक है ना। तो मेटल लिगेंड्स बॉन्डिंग में आप पढ़े हैं मेटल लिगेंड्स बॉन्डिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, मेटल लिगेंड बॉन्डिंग्स इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, और लेक्चर नंबर 4 में आप पढ़े हैं मेटल लिगेंड्स बॉन्डिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है ना। उसमें से थोड़ा सा गलती हो गया है, जहाँ मेटल लिगेंड्स बॉन्डिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स लिखना चाहिए, वहाँ पर लिखा गया है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो वहाँ पर ऊपर जो लेक्चर नंबर 4 का हेडिंग है मेटल लिगेंड्स बॉन्डिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो उसी ऑक्टा को आप टेट्रा कर दीजिए, ठीक है ना। बाकी पढ़ाए सब वही हैं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। आज पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थियरी, ठीक है ना। इसके पहले हम वैलेंस बॉन्ड थियरी पढ़े हैं, और वैलेंस बॉन्ड थियरी के अकॉर्डिंग आपने एक्सप्लेन किया मेटल लिगेंड्स बॉन्डिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, मेटल लिगेंड्स बॉन्डिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, मेटल लिगेंड्स बॉन्डिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थियरी, ठीक है ना। तो ये देखिए बीएससी आपका थर्ड ईयर है, थर्ड ईयर, इसमें पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थियरी, लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी, ठीक है ना। वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थियरी की लिमिटेशन पढ़ेंगे, ठीक। अब देखिए लिमिटेशन क्या है, आपको मालूम है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, जो कंपाउंड के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है, ठीक है ना। लेकिन इसके बहुत से लिमिटेशन हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड theory has following limitation, ठीक है ना। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कई निम्नलिखित क्या बोलते हैं लिमिटेशन है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए इसका पहला लिमिटेशन, फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थियरी। तो वैलेंस बॉन्ड थियरी का पहला लिमिटेशन ये है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन दी 5 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस, 5 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस, या आप कह सकते हैं कि दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ 5 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस, दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन दी 5 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है ना। तो दिस थ्योरी, ध्यान दो, दिस थ्योरी डज नॉट explain the 5, does not explain the formation of 5 coordinate complexes, ठीक है ना बेटा। तो देखिए कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है ये ऐसे कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लेन करने में अनेबल है, एक्सप्लेन नहीं कर पाता, जिसके फॉर्मेशन में 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं, ठीक है ना।
5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं। मैंने सेंट्रल मेटल आयन से 5 लिगेंड्स जुड़ते हैं, ठीक है ना। तो जब सेंट्रल मेटल आयन से 5 लिगेंड्स अटैच होंगे, जुड़ेंगे, तो 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को यह एक्सप्लेन नहीं कर पाती। यह थ्योरी जो है फॉर्मेशन ऑफ 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फॉर्मेशन ऑफ 5 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस कैन नॉट बी एक्सप्लेन, ठीक है ना। तो जिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं, 5 लिगेंड्स होते हैं, उसको एक्सप्लेन करने में यह थ्योरी अनेबल है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो आप यही लिखे हैं कि दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ 5 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है ना। सेकेंड है, देखो सेकेंड थ्योरी ये है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैन नॉट बी एक्सप्लेन स्पेक्ट्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। तो किसी भी कोई जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के स्पेक्ट्रा को आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। स्पेक्ट्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो लिखेंगे क्या कि इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, इट डज नॉट explain the spectra of complex, ठीक है ना। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है ये स्पेक्ट्रा को, कॉम्प्लेक्स के स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। बात समझ में आया ना। तो किसको नहीं एक्सप्लेन कर पाएगी? पहला तो 5 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी, दूसरा कॉम्प्लेक्स के स्पेक्ट्रा को यह थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती, ठीक है ना। अब थर्ड लिमिटेशन देखिए, थर्ड लिमिटेशन यह है, दिस थ्योरी कंसीडर द ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल, दिस थ्योरी कंसीडर the orbital of central metal. This theory consider the orbital of central metal atom and importance central metal atoms and importance to orbital of ligand, importance to orbital of ligands, orbital of ligands has not been given, has not been given। अब देखिए जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, दिस थ्योरी कंसीडर द ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम एंड इम्पोर्टेंस, ठीक है ना। जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है यह सेंट्रल मेटल एटम का या सेंट्रल मेटल आयंस के ऑर्बिटल, ठीक है ना, सेंट्रल मेटल आयन के ऑर्बिटल्स को इम्पोर्टेंस देता है। किसको इम्पोर्टेंस देता है? सेंट्रल मेटल आयंस के ऑर्बिटल को इम्पोर्टेंस देता है, उसको कंसीडर करता है। समझ में आया ना। जो आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है यह सेंट्रल मेटल आयन के ऑर्बिटल्स के इम्पोर्टेंस को कंसीडर करता है, ठीक है ना। सेंट्रल मेटल आयंस के ऑर्बिटल के इम्पोर्टेंस को कंसीडर करता है, लिगेंड्स के ऑर्बिटल्स को कंसीडर नहीं करता। तो देखो, टू ऑर्बिटल्स ऑफ लिगेंड्स हैज
नॉट बी गिवन। तो लिगेंड्स के ऑर्बिटल्स को यह इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता इस थ्योरी से। किसको इम्पोर्टेंस दिया जाता है? सेंट्रल मेटल आयंस के ऑर्बिटल के इम्पोर्टेंस को कंसीडर किया जाता है, जबकि लिगेंड्स के ऑर्बिटल को कंसीडर नहीं किया जाता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन। चौथा, दिस थ्योरी डज नॉट explain whether a four coordinate complex will be four coordinate complex will be tetrahedral or square planar। देखो, this theory does not explain whether if four coordinate complexes will be tetrahedral or square planar। ठीक है ना। देखिए, ये थ्योरी जो है उस एक्सप्लेन नहीं कर पाती है जिसमें चार कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं, जिसमें फोर कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस। तो आप देखे हैं कि फोर कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस में दो होते हैं, एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है और एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है ना। तो यह थ्योरी यह नहीं एक्सप्लेन कर पाती कि जो हमारा फोर कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है वो टेट्राहेड्रल है कि स्क्वायर प्लेनर है। ठीक है ना। इसको क्लियर कट जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाती है कि फोर कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स जो है वो टेट्राहेड्रल होगा कि स्क्वायर प्लेनर होगा। तो देखिए, दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन वेदर फोर कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स विल बी टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर और स्क्वायर प्लेनर। ठीक, तो इसमें देखिए पहला लिमिटेशन आपका ये है कि दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ 5 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। यह थ्योरी 5 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। ठीक, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी 5 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। ठीक, दूसरा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है ये कॉम्प्लेक्स के स्पेक्ट्रा को जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। ठीक है। तीसरा, दिस थ्योरी कंसीडर द ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है ना। यह थ्योरी जो है सेंट्रल मेटल आयन के ऑर्बिटल के इम्पोर्टेंस को कंसीडर करता है, लिगेंड्स के ऑर्बिटल को कंसीडर नहीं किया। ठीक है ना। तो ये हो गया थर्ड लिमिटेशन। चौथा लिमिटेशन देखिए, दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन वेदर फोर कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स विल बी टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। तो चौथा जो लिमिटेशन ये है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यह एक्सप्लेन नहीं कर पाती कि जिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है क्या वह टेट्राहेड्रल होगा या फिर स्क्वायर प्लेनर होगा। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट मतलब 5 नंबर। तो आपका 4 लिमिटेशन हुआ, 5 लिमिटेशन। लिमिटेशन नंबर 5। अब लिमिटेशन नंबर 5 में इट डज नॉट गिव एनी सेटिस्फैक्ट्री। 5वां देखो बेटा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी
does not give any satisfactory explanation. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डज नॉट गिव, ठीक है ना, डज नॉट गिव एनी सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन ऑफ इनर एंड आउटर कॉम्प्लेक्सेस, इनर एंड आउटर कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है ना, इनर एंड आउटर कॉम्प्लेक्सेस। देखो बेटा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डज नॉट गिव एनी सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना, कोई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोई ऐसा सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता, ठीक है ना, इसके लिए इनर एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, इनर एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है ना। जैसे आप कह दिया जाता है कि n-1 डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो इनर कॉम्प्लेक्स होता है। आउटर डी ऑर्बिटल अगर इन्वॉल्व होते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में या हाइब्रिडाइजेशन में, तो आउटर कॉम्प्लेक्स बनता है। इसका कोई सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 5वां लिमिटेशन, ठीक। अब देखिए छठा लिमिटेशन है, दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द रिएक्शन रेट, दिस थ्योरी डज नॉट explain the reaction rate and mechanism of the reaction, mechanism of the reaction, ठीक है ना बेटा। तो वैलेंस बॉन्ड थियरी जो है ये रिएक्शन के रेट को, यानी रेट ऑफ रिएक्शन और मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थियरी जो है ये रेट ऑफ रिएक्शन और रिएक्शन के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, ठीक है ना। तो देखिए, दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द रिएक्शन रेट या रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन, नेक्स्ट लिमिटेशन नंबर 7, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स। देखो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है ये, जैसे आप पढ़े रहे हैं कि जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो कलर्ड होते हैं, मोस्टली जो होते हैं कॉम्प्लेक्स कलर्ड होते हैं। कलर्ड क्यों होते हैं, इसको जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तो हम क्या लिखेंगे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT डज नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डज not explain the color formation of color of the complex, formation of color of the complex। तो कॉम्प्लेक्स में जो कलर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, उसको यह थ्योरी फॉर्मेशन ऑफ कलर, ठीक है ना, कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट लिमिटेशन है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द
स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, ठीक है ना। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैन नॉट बी explain, valence bond theory cannot be explain splitting of d ऑर्बिटल, ठीक है ना। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है डी ऑर्बिटल के स्प्लिटिंग को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, ठीक है ना। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डी ऑर्बिटल के स्प्लिटिंग को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट मतलब 9वां लिमिटेशन है, इट डज नॉट एक्सप्लेन एनी डिस्टॉर्शन। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डज नॉट explain any distortion in symmetrical complex compound, symmetrical complex compound. Valence bond theory does not explain any distortion, देखो any distortion in symmetrical complex compound। तो symmetrical complex compound में किसी भी डिस्टॉर्शन को यह थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकती, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकती है, ठीक है ना। अब 10th लिमिटेशन, 10वां लिमिटेशन, इट डज नॉट गिव एनी satisfactory, it does not give any satisfactory explanation for the geometry of the complex, of some metal in different ligands of same metal in different ligands, in some complex the electron pair up against the electron pair up against Hund's rule, whereas
in other electronic configuration is electronic configuration is not disturbed, अच्छा अब देखिए, इट डज नॉट गिव एनी सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन, यह कोई सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं देता फॉर द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑफ सेम एलिमेंट सेम मेटल्स इन डिफरेंट लिगेंड्स। जैसे मान लो कि कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसका सेंट्रल मेटल, जैसे मान लो 2-3 कॉम्प्लेक्स हैं, मान लो 2 कॉम्प्लेक्स हैं, दोनों कॉम्प्लेक्स का सेंट्रल मेटल आयन सेम हो, लेकिन उनके लिगेंड्स क्या हो, डिफरेंट हो, ठीक है ना। इन सम कॉम्प्लेक्स द इलेक्ट्रॉन पेयर अप अगेंस्ट हुंड्स रूल। तो देखो बेटा, जैसे आपको मालूम है कि मान लो 2 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं, ठीक, दोनों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का सेंट्रल मेटल आयन सेम है, लेकिन उनके लिगेंड्स क्या हैं, डिफरेंट हैं। तो ऐसे केस में सेम सेंट्रल मेटल आयन में इलेक्ट्रॉन की फीलिंग जो होती है वो हुंड्स के रूल के अगेंस्ट होती है, ठीक है ना, हुंड्स के रूल के अगेंस्ट होती है। लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल होता है कि क्या है, ये कमी है ना वैलेंस बॉन्ड थियरी की, ठीक है ना। तो वैलेंस बॉन्ड थियरी ये कह रहा है कि कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे होते हैं जिसमें सेंट्रल मेटल आयन तो सेम होते हैं, लेकिन उनके लिगेंड्स कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जब सेंट्रल मेटल आयन सेम है तो उनको हुंड्स रूल को, दोनों सेंट्रल मेटल आयन को हुंड्स रूल को फॉलो करना चाहिए ना, तो वो हुंड्स रूल के अगेंस्ट होते हैं, ठीक। और कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे होते हैं जिसमें सेंट्रल मेटल आयंस में इलेक्ट्रॉन की जो फीलिंग होती है वो अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल होती है, ठीक है ना। तो यही देखो, इट डज नॉट गिव एनी सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन फॉर द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑफ सेम मेटल्स, ठीक है ना, सेम मेटल्स इन डिफरेंट लिगेंड्स, सेम मेटल इन डिफरेंट लिगेंड्स। In some complexes, the electron pair up against Hund's rule, against Hund's rule, मतलब सेंट्रल मेटल आयन सेम है, लेकिन दोनों सेंट्रल मेटल आयन में इलेक्ट्रॉन की फीलिंग जो है वो हुंड्स रूल के अपोजिट होती है, अगेंस्ट होता है, ठीक। वेयर एज जहाँ, और जबकि इन अदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और में जो होता है वो क्या होता है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, यानी अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल होता है। तो ये रहा आपके वैलेंस बॉन्ड थियरी का लिमिटेशन, और ये वैलेंस बॉन्ड थियरी का जो लिमिटेशन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना बेटा। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि डिस्क्राइब द लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थियरी। तो वैलेंस बॉन्ड थियरी की यही लिमिटेशन है कि वैलेंस बॉन्ड थियरी 5 जो फॉर्मेशन ऑफ 5 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, माने 5 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, कॉम्प्लेक्स के स्पेक्ट्रा को जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, ठीक है ना। और उसके बाद जो है कि कलर जो कॉम्प्लेक्स में कलर का फॉर्मेशन होता है उसको नहीं एक्सप्लेन कर पाता है, जो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है उसको नहीं एक्सप्लेन कर पाता है, ठीक है ना। बहुत से कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, 4 लिगेंड्स होते हैं, 4 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें ये थ्योरी यह नहीं बता पाती कि यह जो है आपका स्क्वायर प्लेनर है कि टेट्राहेड्रल है, ठीक है ना। तो ये आपका रहा लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थियरी, ठीक है ना बेटा। ये आपका लेक्चर नंबर 5 है। ये कौन सा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5 है, ठीक है ना। अब इसी के आधार पर जो इसमें कमी है, इस कमी को दूर किया जाता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के द्वारा। तो अब आगे पढ़ेंगे CFT
क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये बता देगा कि कॉम्प्लेक्स का स्पेक्ट्रा कैसा है, उसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होता है, और वो कॉम्प्लेक्स कलर का फॉर्मेशन कैसा होता है, और फिर कॉम्प्लेक्स के डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कैसे होती है। ये सब जो है, जो कमियां हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, ये रिमूव होती है किसके द्वारा, क्रिस्टल फील्ड थियरी के द्वारा। ठीक है ना। तो आगे आप पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थियरी। थैंक यू।